दुनिया के किसी भी बार मैं मेरा और मेरे कुत्ते का अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया था। अब भाई, मैंने कांड ही ऐसा किया था। मैं लगातार 5 दिन और 5 रात बाहर रहा, चक्कर दारू पी और बार में लड़कियों को ऑर्डर दे रहा था। बस, शहर की सबसे अमीर औरत यानी मेरी बीवी को भनक लग गई और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने अपने बंदे भेजकर मुझे घर उठवाया और पूरे 10 दिन तक मेरी वो कुटाई की कि क्या बताऊं। अगले ही दिन जियांगचेंग के सारे बार में ये नया नियम बोर्ड पर टंग गया कि मेरा और मेरे कुत्ते की एंट्री पर बैन है। अब बीवी के खौफ के साए में जीते हुए मैंने भारी मन से अपने दोस्त को फोन घुमाया और पूरा मामला समझाया। भाई, अब मुझे बाहर दारू पीने के लिए मत बुलाना। मेरा कर्फ्यू लग चुका है। रात के 10 बजे तक मुझे हर हाल में घर पहुंचना है। मैं गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि लियू रुयान ने वहीं से ताना मारा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? क्या हम दोनों ने अपनी मर्जी से यह तय नहीं किया था? मैंने कहा क्योंकि तुमने मेरी जेब से नहीं मेरे कार्ड से अपनी दारू का बिल भरा था। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ मेरा दोस्त ठहाके मारकर हंस पड़ा। दोस्त की बात सुनकर मैं थोड़ा झेप गया और दबी आवाज में बोला, अरे नहीं भाई, ये फैसला मेरा खुद का था। वैसे मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने दुनिया में बीवी से डरने वाले बहुत से मर्द देखे हैं, लेकिन खुद से ज्यादा सुधरा हुआ और कंट्रोल में रहने वाला बंदा आज तक नहीं देखा। दरअसल मेरे सीने में एक गहरा राज दफन था। मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मुझे अच्छे से पता था कि ठीक 1 साल के अंदर मेरी बीवी लियू रुयान को एक कॉलेज के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो मुझसे, जिससे उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, तलाक लेने तक को तैयार हो जाएगी और उस लड़के के लिए अपने पूरे परिवार को लात मार देगी। पिछले जन्म में मैं पूरे 10 साल तक उसके पीछे पागल रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैं उसे किसी और का होने से नहीं रोक पाया। उल्टे उस लड़के से शादी करने के चक्कर में उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए इस जन्म में मैंने सोच लिया है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उसे जहां जाना है जाए। एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। लोग जाम से जाम टकरा रहे थे। मैं एक कोने में शांति से बैठा था। तभी मेरे पास बैठे एक लड़के और उसके एजेंट की बातें मेरे कानों में पड़ी। तुम सिस्टर लियू से मिलने क्यों नहीं जाते? एजेंट ने पूछा। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सिस्टर लियू को ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, उनके जैसी बड़ी हस्ती के साथ तुम्हारा नाम जुड़ना तुम्हारे करियर के लिए ही अच्छा है। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। लड़का थोड़ा शर्मा गया और बोला, हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे एक चमचमाती नई कार गिफ्ट कर दी। यहां तक कि मुझसे ये भी पूछा कि मुझे कहां पर घर चाहिए। एजेंट के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसने कहा, तो फिर भाई, थोड़ी और मेहनत करो और उन्हें खुश रखो। वैसे भी उनका पति तो बस नाम का ही है। मैंने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराया और चुपचाप अपने प्लेट से केक का एक और टुकड़ा मुंह में दबा लिया। उनका वो सो कॉल्ड पति, जो बस नाम का है और कोई काम धाम नहीं करता, वो निकम्मा कोई और नहीं बल्कि खुद मैं ही हूं। वैसे सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वे मेरी इज्जत नहीं करते। लियू रुयान के साथ अपनी शादी के वो दिन याद करता हूं तो हंसी आती है। पिछले 5 सालों से उसके अफेयर और विवादों के किस्से कभी खत्म ही नहीं हुए। भले ही वो अब ग्लैमर वर्ल्ड या मनोरंजन जगत में ना हो, लेकिन इस रईस और ऊंचे खानदान के सर्कल में उसकी आशिकी के चर्चे हमेशा अमर रहेंगे। काश ये सारी बातें मैंने अपने पिछले जन्म में ही समझ ली होती। ये अफवाहें, गपशप और रसूखदार लोगों का अपनी पावर दिखाना, पिछले जन्म में ये बातें मुझे तड़पा देती थी। लेकिन इस नए जन्म के बाद इन सब बातों से मेरे दिल में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी के आसपास मंडराने वाले ये सारे लोग बस मौका परस्त हैं। आज पार्टी में कोई खास मेहमान और उसकी प्रेमिका आने वाले थे। वो लड़का, लियू रुयान का आशिक, बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने अभी तक उस वीआईपी मेहमान को देखा नहीं था। बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर होने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब यहां से उठा जाए। तभी अचानक एक वेटर के मुंह से चीख निकल गई, धड़ाम। शैंपेन का पूरा स्टैंड गलती से नीचे गिर गया और महंगी शराब सीधे उस लड़के शियाओ शियान के सूट पर जा गिरी। वो एकदम फिटिंग वाला मस्कुलर सूट था। शराब गिरते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, अंधे हो क्या? कैसे काम करते हो तुम लोग?
ये इस साल का सबसे लेटेस्ट हाई फैशन डिजाइनर सूट है। बुलाओ अपने मैनेजर को अभी के अभी। मैनेजर भागता हुआ वहां आया। उस गरीब वेटर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोते हुए बोला कि वो कॉलेज का छात्र है और गर्मियों की छुट्टियों में यहां पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। लेकिन वो अमीरजादा लड़का शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे उस गरीब वेटर पर तरस आ गया। मैं उसके पास गया और एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, छोड़ो भाई, उस गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? इसके कपड़ों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान मैं कर दूंगा। उस लड़के ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर डाली और मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई कचरा हूं। भाई साहब, घमंड तो 7वें आसमान पर था। उसने मन ही मन सोचा होगा, बड़ा आया हरजाना भरने वाला, इसे हाई फैशन ब्रांड्स की एबीसीडी भी पता है। सोचता है कुछ चिल्लर फेंक कर नुकसान की भरपाई कर देगा। तभी इस हो हल्ले और शोरगुल ने लियू रुयान का ध्यान खींचा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो पास आई, उस लड़के को लगा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। उसने लपक कर लियू रुयान का हाथ थाम लिया और रोनी सूरत बनाकर बोला, सिस्टर लियू, देखिए ना, जो हाई फैशन सूट आपने मुझे गिफ्ट किया था, इन लोगों ने उसे दागदार कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। बस इतनी सी बात है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। लियू रुयान ने मुझे एकदम ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देखा। फिर मेरी तरफ से मुंह मोड़कर उस लड़के को पुचकारते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, बस एक सूट ही तो था। मैं कल ही तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया नया सूट खरीद दूंगी। अब तुम टेंशन मत लो और आराम से घर जाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वो जवान और चिकना लड़का तो चला गया, लेकिन उसके बगल में खड़ा उसका एजेंट वहीं बुत बनकर खड़ा रहा, मानो लियू रुयान का जलवा देखकर उस पर कोई जादू हो गया हो। मुझे पहले से पता था कि लियू रुयान मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छे से जानती है। उसका आकर्षण ही ऐसा है। लेकिन ये देखकर कि इतना कम उम्र का कॉलेज का लड़का भी उसके प्यार में इस कदर लट्टू है, मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। खैर, लियू रुयान ने जाते जाते उस गरीब वेटर की तरफ एक हमदर्दी भरी नजरिया डाला और वहां से निकल गई। तभी उस वेटर ने मुझे बीच में ही रोक लिया। भाई जी, आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूं? प्लीज मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ लीजिए। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे भाई, क्या हम किसी और दिन साथ में खाना खा सकते हैं? कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उस वेटर लड़के को बुरी तरह डांटने लगा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अकल बेच खाई है क्या? मैनेजर की डांट सुनकर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं झटके से मुड़ा और उस वेटर लड़के के चेहरे को गौर से देखने लगा। ओ भाई, तो ये वही था। ये कोई और नहीं बल्कि चेन जे था, मेरी बीवी का वो सच्चा प्यार। यही वो लड़का था जिसके लिए लियू रुयान कुछ भी करने को तैयार थी, यहां तक कि मुझसे तलाक लेने और इस लड़के को समाज में इज्जत दिलाने के लिए वो अपने सगे परिवार से भी नाता तोड़ने को आमादा थी। दरअसल लियू परिवार में मेरी शादी खानदानों को देखकर तय की गई थी। अगर हमारा तलाक होता तो दोनों परिवारों के बिजनेस और पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन लियू रोयान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने तो मुझे मुंह मांगी रकम और भारी भरकम एल्यूमनी देने तक का ऑफर दे डाला था। पर बदकिस्मती देखो, पिछले जन्म में मैं कितना बड़ा गधा और इमोशनल फूल था। मुझे तब सिर्फ उसका प्यार चाहिए था, उसका पैसा नहीं। मैंने पूरे 10 साल तक पागलों की तरह उससे मोहब्बत की। मैं हमेशा यही सोचकर परेशान रहता था कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा इतनी आसानी से लियू रोयान का दिल कैसे चुरा सकता है। मैंने तलाक रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, लेकिन मेरी इन हरकतों ने लियू रोयान को मुझसे और दूर कर दिया। आखिर में उसने अपने रसूख और पावर का इस्तेमाल करके मुझे दबा दिया, मुझे तलाक देने पर मजबूर कर दिया और मैं घुट घुट कर बिना प्यार पाए कंगाली और निराशा में मर गया। लेकिन इस जन्म में मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन बनने का शौक नहीं रखता, और ना ही मुझे किसी ऐसे इंसान से अपनी बेइज्जती करानी है जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है।
मुझे याद है पिछले जन्म में जब मुझे चेन जे के बारे में पता चला था तो मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी, पर मेरी बीवी ने मुझे तुरंत फोन पर धमकी दे डाली थी कि अगर मैंने उस लड़के को छूने की भी हिम्मत की तो वो हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तब मैं रोया था और गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछा था, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस लड़के में है? तब उसने मुझे बड़ी नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा था और कहा था कि वो लड़का हंसमुख है, सीधा साधा है और अच्छाई की मूरत है। बस वो गरीब है, बाकी वो हर मामले में मुझसे लाख गुना बेहतर। अब दोबारा पैदा होने के बाद मुझे समझ आया है कि दिल के मामले में कोई लॉजिक या दिमाग काम नहीं करता। प्यार अंधा और बेवकूफ होता है। खैर, इस बार मैंने अपनी हार मान ली है और मैं चुपचाप उस आलीशान हवेली में लौटने के लिए तैयार हूं जहां की जमीन का एक एक इंच करोड़ों का है। ये विला 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ था, एकदम महल जैसा आलीशान। ये हमारे माता पिता ने हमें शादी के गिफ्ट में दिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आज लियू रुयान की कार बाहर ही खड़ी थी। मतलब मैडम घर पर ही थी। अंदर गया तो देखा कि लियू रुयान लिविंग रूम बैठक में सोफे पर पैर सिकोड़कर आराम से बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही बर्फ जैसी ठंडी और बेरुखी थी। उसने रूखे लहजे में पूछा, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चप्पल बदलने के लिए चुपचाप नीचे झुक गया। जूते उतारते ही मुझे अचानक उस वेटर का वो एप्रन याद आ गया जिस पर एक छोटा सा स्माइली का निशान बना था। पूरी पार्टी में सिर्फ उसी का एप्रन ऐसा था, बाकी किसी का नहीं। और एक तरफ मैं हूं, मेरे सारे कपड़े चाहे कितने ही लाखों करोड़ों के क्यों ना हो, हमेशा वही पुराने बोरिंग और सादे स्टाइल के होते थे। ये सोचते ही अचानक मुझे अपनी उन महंगी चप्पलों से घिन आने लगी। मैंने उन्हें गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और नंगे पैर ही लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। लियू रुयान ने जब मुझे नंगे पैर भूंगते देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। जूते क्यों नहीं पहने? उसने पूछा। मैं उसके ठीक सामने सोफे पर बैठ गया और एकदम सपाट आवाज में बोला, नहीं पहनने की इच्छा है तो नहीं पहने। ये सुनकर लियू रुयान धीरे से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में साफ ताना था। बड़े अजीब लग रहे हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने मनी मन सोचा, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे होने वाले पति की वजह से हुआ है। इस अकेलेपन और बिना प्यार वाली शादी के 5 सालों ने मेरी सेहत का कबाड़ा कर दिया था। मैं दिन ब दिन दुबला और कमजोर होता जा रहा था, जबकि लियू रुयान का चेहरा आज भी उतना ही हसीन और चमकता हुआ था। मैंने अपनी नजरें घुमाई और सीधे लियू रुयान की आंखों में आंखें डालकर देखा। चलो, तलाक ले लेते हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लियू रुयान ने बड़े ही घटिया तरीके से मेरा मजाक उड़ाया। उसने अपना फोन सोफे पर पटका और मुझे एकदम बर्फीली नजरों से घूरते हुए बोली, मूचैन, अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? क्या चाल चल रहे हो तुम? मैं सोफे से सीधे उठकर खड़ा हो गया और बिना डरे उसकी उन दबाने वाली नजरों का सामना किया। इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा था, एकदम सीरियस था। 5 साल बीत चुके थे और जब तुम मुझसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती तो बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। मुझे अच्छे से पता था कि ठीक 1 महीने बाद सिटी ए में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेमिनार होने वाला है। वहीं पर लियू रुयान की मुलाकात दोबारा चैन जे से होगी, जो वहां पार्ट टाइम वेलकम करने वाले का काम कर रहा होगा। लियू रुयान को पहली ही नजर में उससे ऐसा लव अटैक आएगा कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी। पर मैं अब उनकी इस अमर प्रेम कहानी का बलि का बकरा नहीं बनने वाला। पिछले जन्म में मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। इस जन्म में मैं खुद का तमाशा दोबारा नहीं बनने दूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि इन दोनों के मिलने से पहले ही मैं इज्जत से खुद पीछे हट जाता हूं, ताकि मैडम के प्यार का रास्ता साफ हो जाए। शायद मेरी नजरों में इस बार कुछ ज्यादा ही संजीदगी थी, क्योंकि लियू रुयान का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। उसका मिजाज शुरू से ही गर्म था। अगर कोई उसे उंगली कर दे तो वो उसे छोड़ती नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो कड़क कर बोली, क्या मैं लियू रुयान तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं?
जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक मांग लिया। मुचेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल सकते हो? दरअसल 5 साल पहले लियू और मू परिवार के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए उन्होंने हमारी अरेंज मैरिज कराई थी। पर लियू रुयान का जो अड़ियल स्वभाव था, उसे देखते हुए ये तो साफ था कि वो इतनी आसानी से मेरी बात मानने वाली नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि 5 साल पहले मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार थीं और उन्होंने ही लियू रुयान को इमोशनल करके मुझसे शादी करने पर मजबूर किया था। लियू रुयान जैसी घमंडी औरत के लिए एक मामूली खानदानी लड़के से जबरदस्ती शादी करना बहुत बड़ा अपमान था। पर शुक्र है कि उसने इस शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं और अपनी दुनिया में मस्त रही। वैसे पिछले जन्म में मैं जिस लियू रुयान से पागलों की तरह प्यार करता था, वो अब धीरे धीरे अपने पारिवारिक बिजनेस की कमान संभाल रही थी और उसे अपने काम के लिए एक तगड़े और समझदार असिस्टेंट की जरूरत थी। मैं और मेरा वो असिस्टेंट वाला रोल 5 साल तक यूं ही चलता रहा, जिसे सोचकर आज मुझे खुद पर तरस और दुख होता है। वो अजीब तरीके से हंसी और बोली, तो तुम सचमुच इस शादी को सिर्फ नाम के लिए ही चलाना चाहते हो? लियू रुयान सिर्फ नाम के लिए वाले शब्दों को चबा चबा कर बोल रही थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। क्यों भाई, क्या तुम्हें आजकल बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस हो रहा है? मैंने बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान सोफे से उठी और बिल्ली की तरह दबे पांव मेरी तरफ झुकी। उसने सोफे के दोनों किनारों पर हाथ रखकर मुझे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। मैं बिल्कुल फंस चुका था। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? और आज अचानक तलाक लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? लियू रुयान के जिस्म से हमेशा सिगरेट और एक महंगे परफ्यूम की मिली-जुली महक आती थी। वो कभी मेरे इतने करीब नहीं आई थी। इससे पहले मैंने सिर्फ दूर से या उसके कोट से ही इस खुशबू को महसूस किया था। पर इस वक्त उसकी वो नशीली खुशबू मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थी। लॉजिकली देखा जाए तो पिछले जन्म वाले मुचैन को इस करीबियत से बहुत खुश होना चाहिए था, पर इस जन्म में मुझे सिर्फ घुटन और चिढ़ महसूस हो रही थी। मैंने अपना मन पक्का कर लिया था कि मुझे ये घर और ये औरत छोड़नी है तो बस छोड़नी है। अब मुझे इस प्यार व्यार की हर चीज से नफरत हो चुकी थी। मैंने बात संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत पहले से ही अकेले रहने की आदत हो चुकी है। ये सुनते ही लियू रुयान झटके से सीधी खड़ी हो गई। सच तो ये था कि उसे शुरू से ही मुझ में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी और अभी अभी जो उसने मेरे करीब आने का नाटक किया था, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने और मेरा मजाक उड़ाने के लिए था। वो ऊंचे ओहदे पर बैठी एक घमंडी औरत थी। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा और उसकी आवाज में फिर से वही बर्फ जैसी ठंडक लौट आई। मुझे पता है कि आज का दिन क्या है। आज हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, पर मुझे इन फालतू की चीजों को मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम इस बात का फायदा उठाकर तलाक का ड्रामा कर रहे हो, तो मैं यही सलाह दूंगी कि ज्यादा तमाशा मत करो। मैं भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लियू रुयान, जिस एनिवर्सरी को हमने पिछले 5 साल में कभी नहीं मनाया, उसके लिए आज तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो। दोनों परिवारों के बीच अब मेरी जो वैल्यू थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें मुझसे ज्यादा खुद के करियर और अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद नीचे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और फिर कार का इंजन स्टार्ट होने की घबराहट भरी आवाज गूंजी। ये जानकर कि लियू रुयान घर छोड़कर चली गई है, मुझे इस बार अजीब सा सुकून और शांति महसूस हुई। दिल पे कोई बोझ नहीं था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। देखा तो मेरे जिगरी दोस्त झाओ जियाफेंग का कॉल था। फोन उठाते ही वो चहकते हुए बोला, और भाई मुचैन, कहाँ गायब हो? चलो आज रात हाइडी हाउ नाइट क्लब चलते हैं, फुल महफिल जमेगी। शादी के इन 5 सालों में मैं अपनी बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकलना ही भूल गया था। अगर झाओ जियाफेंग मुझे 10 बार बाहर चलने के लिए बुलाता था, तो मुझे 9 बार मना करना पड़ता था। पर इस बार
मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनते ही फोन की दूसरी तरफ झाओ जियाफेंग एकदम सन्न रह गया, जैसे उसे काटो तो खून नहीं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वो अचकचाकर बोला, अबे चुप कर। आज भाभी के साथ तेरी शादी की सालगिरह है। तू सच में बाहर आने की बात कर रहा है? मैंने एकदम कड़क आवाज में कहा, हाँ भाई, सालगिरह ही तो है। कोई बरसी या पुण्यतिथि थोड़ी है जो शोक मनाऊं। तू रख, मैं अभी आ रहा हूं। फोन रखकर मैंने अपनी अलमारी खोली। करीब 10 मिनट तक सोच विचार करने के बाद मैंने एक कतई जहर ब्लैक सूट चुना। उस सूट की फिटिंग ने मेरे लंबे और छरहरे बदन को और भी ज्यादा डैशिंग बना दिया था। सच बताऊं तो यह सूट मैंने खास तौर पर लियू रुयान को रिझाने के लिए खरीदा था। लेकिन मैडम उस पूरे महीने घर ही नहीं आई। मुझे बस इस बात का थोड़ा अफसोस था कि हालिया तनाव की वजह से मेरा वजन काफी कम हो गया था, जिससे सूट थोड़ा ढीला लग रहा था। खैर, कपड़े बदलकर और खुद को एकदम टिप टॉप संवार कर मैं सीधे नाइट क्लब के लिए निकल पड़ा। एम्परर नाइट क्लब, ये सिटी ए का सबसे आलीशान और मशहूर क्लब था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि झाओ जियाफेंग और उसके बाकी दोस्त पहले से ही महफिल जमाए बैठे थे। मुझे देखते ही झाओ जियाफेंग ने जोर से हाथ मिलाया और चहकते हुए बोला, अरे भाई, ईद का चांद आ गया। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल आया? दो चार पैग अंदर जाते ही दोस्तों ने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। एक दोस्त हंसकर बोला, मो भाई, अगर आप आज भी नहीं आते तो हमें लगता कि 5 साल पहले आपकी शादी नहीं बल्कि आपका अंतिम संस्कार हुआ था, जहां से आप कभी लौट ही नहीं पाए। झाओ जियाफेंग ने उत्सुकता से आगे बढ़कर मेरी आंखें बड़ी बड़ी करने का नाटक किया और बोला, अबे सच बता, आज घर पर कैंडल लाइट डिनर छोड़ के यहां कैसे? मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि उस हिटलर औरत लियू रुयान ने तुझे फिर से घर से तो नहीं भगाया। मैंने झाओ जियाफेंग का हाथ झटक दिया और कहा, हट बे, मेरे बाल मत बिगाड़। ये सब मेरे जिगरी यार थे। पिछले जन्म में जब प्यार में अंधी लियू रुयान ने मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया था, तब इन्हीं दोस्तों ने अपनी जान लगाकर मेरी मदद की थी। मुश्किल वक्त की वो दोस्ती मैं इस जन्म में भी कभी नहीं भूल सकता था। इसीलिए मैंने बिना कुछ छुपाए उन्हें अपने तलाक के फैसले के बारे में बता दिया। बस, मैंने अपने पुनर्जन्म वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर तीनों दोस्त कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गए। फिर तीनों ने एक साथ टेबल पर हाथ मारकर ताली बजाई। अरे वाह, हमारे मुंह भाई के सिर से आखिरकार इस आशिकी का भूत उतर। इस बात की खुशी में आज रात जी भर के पीते हैं। झाओ जियाफेंग उत्साह में चिल्लाया। माहौल ऐसा था मानो तलाक के बाद मुझे एक नई और आजाद जिंदगी का रास्ता मिल गया हो। पिछले जन्म का वो भयानक अंत अब बहुत पीछे छूट चुका था। हम सब थोड़े नशे में झूम रहे थे और शराब के सुरूर में सबके हौसले बुलंद थे। तभी झाओ जियाफेंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए कहा, मुमाई, जरा चारों तरफ नजरें घुमाओ, कुछ दिख रहा है? अगर यहां कोई भी कयामत लड़की पसंद आ जाए तो शर्माना मत, सीधे आगे बढ़ जाना। आखिर लियू रुयान के सामने हमें अपनी इज्जत भी तो बचानी है। शहर में जो अफवाहें उड़ रही हैं उनका जवाब भी तो देना है। नशे की वजह से मेरी आंखें थोड़ी भारी हो रही थीं। फिर भी मैंने क्लब में चारों तरफ देखना शुरू किया। और भाई, बात भी सही थी। जब मेरी बीवी लियू रुयान खुलेआम कॉलेज के लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? तभी घूमते घूमते मेरी नजर एक लंबे कद के लड़के पर टिक गई। उसकी वो पतली सी पीठ मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने मन ही मन सोच लिया, अगर लियू रुयान अपने लिए कॉलेज के छोकरे ढूंढ सकती है, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं नशे में धुत होकर किसी कॉलेज की लड़की को ही ढूंढ रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। हाथ में शराब का गिलास था। तभी मैंने एक लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, अरे सुंदरी, एक पैग मारोगी? मेरी तरफ से पार्टी। वो लड़की जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर एक भोलापन और सादगी थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सिर हिलाया। माफ करना भाई, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड। मैंने तुरंत झुककर उससे माफी मांगी। अरे अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहन जी, मैं किसी ऐसी को ढूंढ लेता हूं जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। शराब के सुरूर में मेरी जबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। अभी मैं दो चार कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीधे जमीन पर आ गिरा। हाथ से छूटकर शराब का गिलास चकनाचूर हो गया और मुझे चक्कर आने लगे।
उस कॉलेज की लड़की को मुझ पर तरस आ गया। वो मदद के लिए आगे बढ़ी और बोली, भाई साहब, लाओ मैं आपको उठाती हूं। मैंने ऊपर देखा। मेरा चेहरा नशे और शर्म से लाल हो चुका था। धुंधली आंखों की वजह से मुझे एक अजीब सा वहम हुआ। मुझे उस लड़की के चेहरे में लियू रुयान दिखाई देने लगी, जो मुझे उसी पुरानी बर्फीली और नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर मैं घबराहट में उठने भागा और इसी आपाधापी में मेरा हाथ जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पड़ गया। कांच चुभते ही खून की धार बह निकली। दर्द और नशे के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। मुचैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये खटारा परिवार मुझे रोक पाएगा? बेहोशी के उस सपने में मुझे फिर से लियू रुयान का वही बेरहम और कड़क चेहरा दिखाई दिया। मैं एक पागल आशिक की तरह बिखरे हुए लिविंग रूम में घुटनों के बल गिरा हुआ था और मेरी आंखों से बेकाबू होकर आंसू बह रहे थे। पिछले जन्म में जब मेरे मम्मी पापा को पता चला था कि लियू रुयान मुझसे तलाक चाहती है, तो उन्होंने लियू खानदान के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उस पर बहुत दबाव बनाया था। लेकिन लियू रुयान तो अपनी जिद की पक्की थी। उसने किसी की एक न सुनी। वो अपनी मनमानी पर अड़ी रही। यहां तक कि खुद का करोड़ों का नुकसान करके उसने मेरे पूरे मुंह परिवार को सड़क पर लाकर बर्बाद कर दिया। लियू परिवार के बड़े बुजुर्गों ने शुरू शुरू में तो उसका बहुत विरोध किया था। उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन जब उसने मेरे परिवार को घुटनों पर ला दिया, तो उनके पास भी लियू रुयान के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बाद में मैंने सुना था कि उन लोगों ने उस वेटर लड़के यानी चेन जे को भी अपने दामाद के रूप में अपना लिया था। लियू रुयान ने उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाकर रखा था, जिसके दम पर उसने धीरे धीरे लियू रुयान के मम्मी पापा का दिल भी जीत लिया। मैं सपने में भी रोते हुए यही चिल्ला रहा था, लियू रुयान, मैंने पूरे 10 साल तक पागलों की तरह सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए रत्ती भर भी फीलिंग्स नहीं थी?